शुरुआत तो बहुत बचपन से ही हो गया था कि पहले तो सपना होता है कि चलो आईएएस बनता है, आईपीएस बनना है। तो उसकी शुरुआत तो स्कूल में ही हो गई थी। बट हाँ, सीरियसली पढ़ाई मैंने कोरोना के टाइम में स्टार्ट की थी, जब मैं घर पे था। मैं ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने एक साल पूरे अच्छे से तैयारी की, तो मेहनत के साथ फिर मैंने 2022 में एग्जाम दिया। और मोस्टली सब चीज स्मूथ ही रहा। सब कहते हैं कि आईएएस की जर्नी बहुत कठिन होती है, मेरे साथ ऐसा नहीं था, लकीली भगवान की कृपा से। तो मैंने 22 में एग्जाम दिया, तो इसमें 41वां रैंक आ गया, रिजल्ट आ गया। ये कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये शुभम हमारे पूर्णिया के हैं, तो कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये शुभम हमारे मधुबनी के हैं। और इस चीज की लड़ाई हो रही है सोशल मीडिया पे, कह सकता हूँ। तो क्या मैंने भी इसको लेकर के एक न्यूज अपने कह सकते पोर्टल पे लगाया था, तो बहुत सारे लोगों ने वहां पे ये कमेंट किया कि नहीं नहीं, ये तो हमारे पूर्णिया के रहने वाले। आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि मधुबनी के? क्या है, इसको थोड़ा क्लैरिफाई करिए। जी, तो वैसे मैं रहने वाला मधुबनी जिले का ही, मधुबनी जिले में एक छोटा सा गांव आता है खुटौना, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। मैं पूर्णिया में पढ़ता था, क्लास 5 से क्लास 10 तक। वहाँ एक विद्यालय है, विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल, वहाँ पे मैंने पढ़ा है। जी, मैं 10th के बाद +2 दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो से किया है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। मेरे लिए आसान ये इसलिए था क्योंकि मुझे मेरे परिवार, मेरे दोस्तों का हमेशा सपोर्ट रहा। और जो भी मैंने स्ट्रेटजी बनाई, जो मैं बताऊंगा, वो स्ट्रेटजी काम कर गई। अगर मैं अपने स्ट्रेटजी पे बताऊं, तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मुझे ऑप्शनल क्या लेना है, क्योंकि ऑप्शनल 500 नंबर का होता है, मीन वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने ऑप्शनल डिसाइड किया कि ज्योग्राफी लेना है। ये मैं कॉलेज में डिसाइड कर लिया। सबसे पहले स्ट्रेटजी में मैंने ये कर दिया कि चलो मुझे ऑप्शनल ज्योग्राफी लेना है। उसके बाद जब कोरोना हुआ, मैं घर पे था, तब मैं सोचा चलो बोर हो रहा है, कुछ पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्लास 9, 10, 11, 12 के एनसीईआरटी वगैरह सब ये सब पढ़ ली, इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री के वगैरह। फिर जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया जून 2021 में, तब मैंने सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट किया। उन युवाओं को जो ये तैयारी करने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन के बीच में है, वो बहुत दफा वो ये सोचते हैं कि यार नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग लगातार कोशिश करते हैं, 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट देते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई कर जाते हैं, ऐसे में उन लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो आप जो लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, जिनको कहीं ना कहीं लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? सलाम साथियों, देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हाल ही में यूपीएससी 2022 का रिजल्ट आया है, जिसमें बहुत सारे छात्र कामयाब हुए। आप बता दें कि लगभग 900 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने इस एग्जाम को दिया था, और वो लोग क्वालिफाई हो चुके हैं। ऐसे में मधुबनी जिला जो है, वहां से भी 3 कैंडिडेट ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद शुभम जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने भी यूपीएससी का एग्जाम दिया था और उनका 41 रैंक है, और वो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बताया कि मधुबनी में लगभग 3 ऐसे छात्र थे जिन्होंने इस एग्जाम को दिया था, और वो तीनों लोग कामयाब हो चुके हैं। खुटौना के रहने वाले शुभम हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको। जी जी, थैंक यू सो मच। खुशी हो रही है यहाँ पे आपके साथ बातचीत करके। जी, बहुत कह सकते हैं कि बहुत खुशी का पल होगा ये आपके लिए। इस बात को पूछना कह सकते हैं कि कोई मतलब नहीं बनता इस सवाल का कि कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत खुशियां होंगी, घर के तमाम लोग खुश होंगे। किस तरह से देखते हैं इस सफर को? एक जर्नी होगा आपका, कैसे शुरुआत किया इसका आपने? जी, शुरुआत तो बहुत बचपन से ही हो गया था कि पहले तो सपना होता है कि चलो आईएएस बनता है, आईपीएस बनना है। तो उसकी शुरुआत तो स्कूल में ही हो गई थी। बट हाँ, सीरियसली पढ़ाई मैंने कोरोना के टाइम में स्टार्ट की थी, जब मैं घर पे था। मैं ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने एक साल पूरे अच्छे से तैयारी की, तो मेहनत के साथ फिर मैंने 2022 में एग्जाम दिया। और मोस्टली सब चीज स्मूथ ही रहा। सब कहते हैं कि आईएएस की जर्नी बहुत कठिन होती है, मेरे साथ ऐसा नहीं था, लकीली भगवान की कृपा से। तो मैंने 22 में एग्जाम दिया, तो इसमें 41वां रैंक आ गया, रिजल्ट आ गया। अच्छा, ये आपका पहला ही प्रयास था? जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, आपने आपको लेकर के जो सबसे कह सकते हैं बड़ी चर्चा है सोशल मीडिया पे, वो ये कि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये शुभम हमारे पूर्णिया के हैं, तो कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये शुभम हमारे मधुबनी के हैं। और इस चीज की लड़ाई हो रही है सोशल मीडिया पे, कह सकता हूँ। तो क्या मैंने भी इसको लेकर के एक न्यूज अपने कह सकते पोर्टल पे लगाया था, तो बहुत सारे लोगों ने वहां पे ये कमेंट किया कि नहीं नहीं, ये तो हमारे पूर्णिया के रहने वाले। आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि मधुबनी के? क्या है, इसको थोड़ा क्लैरिफाई करिए। जी, तो वैसे मैं रहने वाला मधुबनी जिले का ही, मधुबनी जिले में एक छोटा सा गांव आता है खुटौना, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। मैं पूर्णिया में पढ़ता था, क्लास 5 से क्लास 10 तक। वहाँ एक विद्यालय है, विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल, वहाँ पे मैंने पढ़ा है। बट मैं रहता मधुबनी का हूँ, वो भी मधुबनी का ही। अच्छा, मतलब आपकी जो कह सकते हैं शुरुआती पढ़ाई है वो पूर्णिया में हुई है? जी। क्या वजह थी वहां से आपने पढ़ाई की? कुछ अगर कोई रिलेटिव रहते थे या फिर पापा वगैरह?
ना ना, वो था कि एक आवासीय विद्यालय था, रेजिडेंशियल स्कूल। तो मेरे पापा मुझे अच्छा अच्छा हॉस्टल में भेजना चाह रहे थे, तो तभी बिहार का नंबर 1 स्कूल वही था, तो मैं वहाँ हॉस्टल में ही अच्छा। रहता था। तो वो वहाँ कैसे आपका एडमिशन हुआ था? उसके लिए कोई एंट्रेंस होता है या फिर किस तरह से? जी जी, उसका इंट्रेंस टेस्ट होता है 3 जगह, पूर्णिया, पटना और दरभंगा में। मैंने क्लास फाइव अच्छा। 2010 में ही दिया था इंट्रेंस टेस्ट। तो वो पास होता है, जी। फिर इंटरव्यू होता है, फिर उस स्कूल में सिलेक्शन होता है। तो मैंने वहाँ वहाँ तो से 10th किया था। मतलब ये कि आप बचपन से ही तेज तर्रार स्टूडेंट रहे हैं। जी, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, तो किस तरह से, जैसे आपने वहां से 10th किया होगा और उसके बाद आपने बताया कि फिर आपकी पढ़ाई शायद दिल्ली में हुई उसके बाद जी ग्रेजुएशन? मैं जी मैं 10th के बाद +2 दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो से किया है। उसके बाद अच्छा मैंने अच्छा। ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। अच्छा अच्छा। तो डीयू में थे, उसके बाद आपने उस वक्त तक आपने डिसाइड नहीं किया था, कोरोना काल आता है और आप कह सकते हैं एक आपदा में आपने एक अवसर ढूंढा और उस वक्त तो सही इस्तेमाल करके आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मधुबनी के लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे मिथिला का लाल जो है वो बहुत कामयाब हो गया है, इसके पीछे क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किल की चीज नहीं है, आपने ये तो कह दिया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए ये बात जब वो उनके गार्जियन सुनेंगे तो फिर वो उनको सुनाएंगे कि ये तो बहुत आसान है। तो किस तरह से ये आसान है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। किस तरह से शुरुआत की आपने प्रिपरेशन, कैसे, इसका स्ट्रेटेजी क्या कुछ? जी जी, मेरे लिए आसान यही इसलिए था क्योंकि मुझे मेरे परिवार, मेरे दोस्तों का हमेशा सपोर्ट रहा। और जो भी मैंने जी स्ट्रैटेजी बनाई, जो मैं बताऊंगा, वो स्ट्रैटेजी जी। काम कर गई। अगर मैं अपने स्ट्रैटेजी पे बताऊं, तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मुझे ऑप्शनल क्या लेना है, क्योंकि ऑप्शनल 500 नंबर का होता है, मीन्स वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने जी। ऑप्शनल डिसाइड किया कि ज्योग्राफी लेना है। ये मैं कॉलेज में डिसाइड कर लिया था कि मुझे ज्योग्राफी अच्छा। लेना है। मैंने उसका जी रिसर्च किया, एनालिसिस किया, सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, तो मुझे लगा ये मेरे से हो सकता है। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी में मैंने ये कर दिया कि चलो मुझे ऑप्शनल ज्योग्राफी लेना है। उसके बाद जब कोरोना हुआ, मैं घर पे था, तब मैं सोचा चलो बोर हो रहा है, कुछ पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्लास 9, 10, 11, 12 के एनसीईआरटी वगैरह सब ये सब पढ़ ली, इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री के वगैरह। फिर जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया जून 2021 में, तब मैंने सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट की। तो मैंने कोचिंग स्टार्ट की ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था ज्योग्राफी का। तो मैं घर पे रह के ऑनलाइन अच्छा। कोचिंग करता था ज्योग्राफी का। अब बाकी मैंने जीएस ऐसे वगैरह के खुद से तैयारी करना स्टार्ट किया, खुद से पढ़ाई करना स्टार्ट किया। क्योंकि बुक्स की लिस्ट सेम होती है, सब स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, पॉलिटी के लिए जी लक्ष्मीकांत हो गया, ये सबके पास होता है, सब यही पढ़ते हैं। तो मैं भी वही पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या किया, तो मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया अपने प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में ही, इंटीग्रेटेड अच्छा। प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज, जिसमें हर हफ्ते प्रीलिम्स का और मेंस का टेस्ट होता था। वो भी एक स्ट्रेटेजाइज वे में था कि पहले जीएस 1 में हिस्ट्री का टेस्ट होता था, फिर ज्योग्राफी का, फिर सोसाइटी का, फिर सब मिला के जीएस 1 का हो जाता था, फिर एसए का होता था, ऐसे ही फिर जीएस 2, जीएस 3। तो जैसे जैसे मैं टेस्ट देता देता था, वैसे ही मेरे सिलेबस कंप्लीट होते जा, मैं सिलेबस कंप्लीट करता था, उसे रिवाइज करता था, फिर टेस्ट दे देता था। फिर ऐसे ही धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट के सिलेबस कंप्लीट होते गए, रिवाइज होता गया, टेस्ट देता गया। तो मेरे जनवरी 2022 तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। और मैंने एक राउंड टेस्ट भी दे दिया था, पूरे जीएस का, पूरे एसए का, पूरे ऑप्शनल का। तो मेरे लिए आसानी हो गया था। फिर जब प्रीलिम्स था जून 2022 में, तो उससे 2 महीना पहले मैंने बस प्रीलिम्स का टेस्ट लगाया, प्रीलिम्स का रिवीजन किया। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने कम से कम 100 से ज्यादा टेस्ट दिए होंगे। कल का प्रीलिम्स का ही बात करें तो काफी मतलब यूनिक था। वो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उसी से होगा, तो मैंने प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान दिया। और मेरा प्रीलिम्स में स्कोर भी काफी अच्छा रहा, इजीली मैं क्लियर हो रहा था। तो मैंने अगले दिन से ही मेंस का तैयारी स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही मेरे मेंस के अपने खुद के नोट्स थे, तो मैंने अपने जी। नोट्स किए, फिर टेस्ट देना स्टार्ट किया मेंस के लिए। तो फिर वैल्यू एडिशन करते गया। फिर मैंने ये हो गया, ये भी मैंने काफी टेस्ट दिए मेंस के टाइम। फिर मेंस हो गया। अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर्स की, तो मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ता था, द इंडियन एक्सप्रेस। वो मैं पूरा रेगुलरली पढ़ता था। ज्यादा टाइम तो मुझे नहीं लगता था, क्योंकि मुझे आदत था न्यूज़पेपर पढ़ने का। मैं 40-45 मिनट में पढ़ लेता था न्यूज़पेपर। और मैं डेली न्यूज एनालिसिस होता था बहुत सारे कोचिंग्स का, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। बट जी। उसकी रात में मैं न्यूज एनालिसिस का पढ़ता था, ताकि जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं उसका थोड़ा बैकग्राउंड भी पता चल सके। और फिर जी। मंथली मैगजीन आता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, बहुत फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट का, वो मैं मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन करता था। इससे होगा क्या, मेरा करंट अफेयर्स भी हो गया, और जो टेस्ट सीरीज दे रहा था उससे मेरा स्टैटिक भी हो गया। इसी कारण मेरा जो प्रिपरेशन था वो काफी अच्छा होता था, टेस्ट में काफी अच्छे मार्क्स आते थे। तो मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो जाएगा, लेकिन 41वां रैंक आएगा ये कॉन्फिडेंट नहीं था। अच्छा, आपने मतलब ये तो नहीं सोचा होगा कि 41 रैंक आ रहा है? जी, ये सोच तो कोई भी नहीं सकता है, बट हाँ था कि चलो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर फर्स्ट चॉइस सर्विस मिल जाता है तो वो अच्छा है। फर्स्ट चॉइस आपने भी आईएससी दिया होगा?
जी नहीं, सब देते आईएएस है, मैंने आईएफएस चुना, इंडियन फॉरेन सर्विस, क्योंकि मेरा अच्छा इंटरेस्ट वाह। बहुत था डिप्लोमेसी में। तो अब तो मुमकिन है, और मुमकिन क्या, मुझे लगता है कि पूरा चांस है कि आपको आईएफएससी मिलने जा रहा है। जी जी जी। अ, अच्छा एक बात बताइए, जिस तरह से आपने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक यूपीएससी का एग्जाम देने से पहले बहुत सारे यूपीएससी का एग्जाम दे दिया था घर में बैठ करके, बहुत सारे टेस्ट आपने लगा लिए थे। इस तरह से जब आप टेस्ट लगा रहे थे, घर पे थे, कोरोना काल की बहुत सारी परेशानी थी, कह सकते हैं पूरा देश एक तरह परेशान था। उस वक्त में जब आप तैयारी कर रहे थे, कभी आपको इस तमाम चीजों को लेकर के तैयारी के वक्त में किसी वजह से डिमोटिवेशन फील हुआ? ऐसे में क्या कुछ आपने किया है? जी, डीमोटिवेशन तो मुझे फील नहीं हुआ, बट हाँ हल्का लो फील करता था कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बहुत मेहनत लगेगा। तो मैं एक ही चीज करता था, मैंने बहुत लोगों से कहा भी है कि मेरा एक सिंगल मोटिवेशन फैक्टर था डर, कि मैं यही चीज रिपीट नहीं करना चाहता था अगले साल जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। अगर ये अटेम्प्ट में नहीं हुआ, फिर वही चीज, सेम बोरिंग चीज पढ़ना पड़ेगा। तो मैं, एक डर था जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता था कि चलो इस बार ही पढ़ लेते, इस बार ही निकाल लेते हैं, अगले साल नहीं करना पड़ेगा। तो ये डर मुझे हमेशा मोटिवेट करता था। अच्छा, आपने बचपन से सोचा था कि आगे जाकर के आईएएस आईपीएस बनना है, या कुछ और ख्वाब थे कि नहीं आगे जाके कुछ और करना है? ख्वाब तो बहुत सारे थे, बट एप्टीट्यूड नहीं था, जैसे सब कोई चाहता है क्रिकेटर बने। मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, बट एप्टीट्यूड नहीं था, इंटरेस्ट तो था। हाँ, बट अच्छा। बैक ऑफ द माइंड था कि चलो यूपीएससी एक बार देना है, क्लास 6 से मेरा एक ख्वाब था कि यूपीएससी देना है। हाँ, कॉलेज में आया तो अपने आप को जानना कि चलो आगे करियर का क्या करना है। जैसा सब सोचते हैं 22 साल के बाद, 20 साल के बाद कि आगे करना क्या है। तो मैंने देखा कि चलो यूपीएससी मेरे लिए सबसे आसान हो रहा था देने के लिए, तो मैंने यूपीएससी क्या मतलब पहले यूपीएससी ऑनर्स क्रैक पेपर किया। आपने क्या रखा था अपना ग्रेजुएशन में वहाँ दिल्ली में? जी, मैंने ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस ऑनर्स रखा था। जब बैकअप लेकर यूपीएससी में नहीं हुआ, तो कंप्यूटर साइंस के थ्रू जॉब मिल जाएगी मुझे, जो कि एक एज ए बैकअप भी था, मुझे कॉन्फिडेंस देता था कि चलो इतना भी सीरियस नहीं लेना यूपीएससी को। अच्छा, मतलब आपने सीएस से पढ़ाई की और बाद में जाके अपनी ज्योग्राफी पढ़ी। तो जी ये जो ज्योग्राफी पढ़ने का जर्नी था वो कितना आसान था आपके लिए? बहुत आसानी से समझ आ रहा था? जी नहीं, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट था मेरे पूरे यूपीएससी प्रिपरेशन का, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है, मैं 10th तक की ज्योग्राफी पढ़ा जो सब पढ़ते हैं। उसके बाद +2 5 साल लगातार कुछ ज्योग्राफी नहीं पढ़ा। और जो भी ज्योग्राफी का सिलेबस है यूपीएससी के लिए, वो काफी टेक्निकल है, साइंस के तरह है। तो मैंने जब घर पे था, मैंने सारे बुक्स मंगा लिए, मैंने टॉपर्स के स्ट्रेटजी देखे, जो भी ज्योग्राफी के टॉपर्स थे पिछले साल के, उसके स्ट्रेटजी देखे, सारे बुक्स मंगा लिए। घर पे मैं खुद से पढ़ने लगा। लेकिन मुझे पता चला 1 साल पढ़ने के बाद, 1 साल तो नहीं, 6-7 महीने पढ़ने के बाद पता चला कि ये मुझसे नहीं होने वाला है, अपने से खुद से तो नहीं होने वाला है। तब मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की। कोचिंग ने मुझे बहुत हेल्प किया ज्योग्राफी के लिए। उसने मुझे पूरा बेस मंगाया, कंसेप्ट क्लियर किए, काफी ट्रिक्स बताए, काफी प्रैक्टिस करवाया, जिसकी वजह से मुझे ऑप्शनल में हाईएस्ट मार्क्स आए इस साल ज्योग्राफी में। अच्छा वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक चीज मुझे बताइए, ये आपका प्रीलिम्स का था, आपने मेंस दिया, जो इंटरव्यू का जो सेशन होता है इसको लेकर के तो मुझे लगता है कि कोई भी इंसान जो 10वीं भी पास हो अक्सर मोबाइल में इंटरव्यू जरूर देखता रहता है, बैठ करके मॉक इंटरव्यू देखते हैं। आपने मॉक वगैरह भी दिए थे? जी जी, मैंने मॉक तो बहुत दिए थे, 20 से ज्यादा मॉक दिए थे। लेकिन मॉक अच्छा इंटरव्यू अच्छा। असली इंटरव्यू में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो आप यूट्यूब अच्छा पे देखते हैं वो ऐसा होता नहीं है असली इंटरव्यू। असली अच्छा। इंटरव्यू का अलग ही अंदाज रहता है। हम्म। वो काफी यूनिक रहता है, अलग होता है, एक का एक्सपीरियंस दूसरे के एक्सपीरियंस से अलग होगा। क्योंकि वहाँ बोर्ड्स अलग रहते हैं, हर मेंबर के बोर्ड्स अलग रहते हैं। आपके लक पे डिपेंड करता है कि उस दिन आप कैसे कैसे आंसर दे रहे हैं, आपके कैसे पूछा जा रहा है। जैसे मैं अपना हम्म। बताऊं तो मेरा इंटरव्यू 6 फरवरी को था, सत्यवती मैम का जी। बोर्ड था। तो जैसे मेरा फर्स्ट चॉइस आईएफएस था, तो मेरा 50% इंटरव्यू फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशन पे ही चला। तो वो थोड़ा मेरे लिए कंफर्टेबल हो गया था। मैं क्वेश्चन थोड़ा टफ भी थे, जो मैंने 1-2 बार बोला भी कि आई डोंट नो मैम, आई डोंट नो सर। तो उतना कुछ ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं उसका, बट फिर भी मैं इंटरव्यू हॉल से एकदम खुश बाहर निकला था कि चलो अच्छा गया इंटरव्यू। कौन सा ऐसा सवाल था जहां लगा कि आप फंस गए, मतलब वो सब्जेक्टिव सवाल नहीं हो, जैसे मान लीजिए सोशल कोई ऐसा टॉपिक कहा हो जिसपे आपसे पूछा गया और आपको लगा हो कि यार यहाँ मैं फंस गया हूँ, बाहर आने के बाद अफसोस हो रहा है? अफसोस तो नहीं, बट एक थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। मैम ने पूछा रशिया यूक्रेन वॉर का एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट है। तो मैंने अच्छा। बताया ऑयल सीड्स के बारे में, वीट के बारे में, कि कैसे इंडिया वीट एक्सपोर्ट कर सकती है। बट मैम ने पूछा कि नहीं, वीट तो हम एक्सपोर्ट बंद कर चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था गेहूं के एक्सपोर्ट पे। तो मैं वहां पे थोड़ा फंस गया। मैंने अपने आप को डिफेंड किया कि मैम इन्फ्लेशन बढ़ जाता अगर हम एक्सपोर्ट अलाउ कर देते तो। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बैन कर चुका था, मुझे गवर्नमेंट को सपोर्ट करना था। तो मैंने गवर्नमेंट को अपना सपोर्ट किया, बहुत सारे आर्गूमेंट दिए, पर मैम अपने भी पॉइंट पे टिकी रही, मैं भी अपने पॉइंट पे टिका रहा। तो फिर मैम ने पास कर दिया दूसरे मैम को। कितने देर का रहा होगा ये इंटरव्यू का सेशन पूरा आपका?
जी, मैंने समय तो नहीं देखा बट अराउंड 25 मिनट्स रहा होगा। 25 मिनट से भी होते हैं। कितने लोग के मेंबर कितने रहते हैं? 4-5-6 लोग होंगे। 5 मेंबर्स रहते हैं मेरे में, 3 लेडीज थी और 2 जेंट्स थे। आपका आपकी जो फैमिली है उनकी क्या कुछ बैकग्राउंड है? शायद आपके पिताजी शिक्षक हैं, जैसा मैंने पढ़ा था, प्रभारी है कहीं। जी जी, मेरे पिताजी प्रधानाध्यापक हैं कन्या मध्य जी। विद्यालय लोखा में। मेरी माता हाउसवाइफ है और मेरी एक बड़ी जी। बहन है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अच्छा अच्छा, तो अब तो फाइनल हो गया है कि अब आगे पढ़ाई नहीं करनी है। जी जी, पढ़ाई एग्जाम के थ्रू नहीं करी, एग्जाम देने के लिए नहीं करनी है, इंटरेस्ट के लिए तो जी करनी है, पूरी जिंदगी करनी है। जी जी जी। एक चीज, क्योंकि हमारे मधुबनी के जो युवा हैं अब लगातार एग्जाम देने लगे हैं, लगातार कह सकते हैं कि रिजल्ट्स में मधुबनी जिला के बहुत सारे युवाओं का नाम भी आने लगा है। उन युवाओं को जो ये तैयारी करने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन के बीच में है वो, बहुत दफा वो ये सोचते हैं कि यार नहीं हो पाएगा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग लगातार कोशिश करते हैं, 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट देते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई कर जाते हैं, ऐसे में उन लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो आप जो लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, जिनको कहीं ना कहीं लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि पहले आप जाने कि आप एग्जाम दे क्यों रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कि अगर मान लीजिए आप दे रहे हैं कि चलो मुझे लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी या पैसा मिलेगा, तो ये आपको हमेशा मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। आपको छोटी मोटी चीज चाहिए मोटिवेशन के लिए। जैसे मेरे नाना का सपना था, नाना जी मुझे हमेशा कहते थे कि चलो तुम पढ़ाई करते रहो। तो ये पता होना चाहिए तुम एग्जाम दे क्यों रहे हो। या तो सिंपल रीजन हो सकता है कि तुम जॉब के लिए एग्जाम दे रहे हो, तुम्हें अनएम्प्लॉयड नहीं रहना है जिंदगी भर, या अच्छे जॉब के लिए, अच्छे भविष्य के लिए। तो वो जानना इंपॉर्टेंट होता है कि मैं एग्जाम क्यों दे रहा हूँ। जब ये डिसाइड कर लेते हो कि एग्जाम देना ही है, तो पहले स्ट्रैटेजी बनाओ कि किस स्ट्रैटेजी से देना है, कैसे देना है, कैसे पढ़ना है, कैसे पता करना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ सही पढ़ रहा हूँ या नहीं, जो डायरेक्शन पे हूँ वो है नहीं। तो आप मेंटर्स का हेल्प ले सकते हैं, बहुत सारे मेंटर्स होते हैं यूपीएससी जर्नी में, उनकी हेल्प ले सकते हो। और आजकल इंटरनेट पे आपको बहुत चीज मिल जाएंगे। यूट्यूब पे मैंने भी अपने स्ट्रैटेजी बनाने से पहले स्टार्टिंग में बहुत सारे टॉपर स्टॉक देखे थे, उसी की बेसिस पे मैंने भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। तो आप देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपर के टॉपिक लगे होंगे, देखिए कि आप किन से पर्सनैलिटी मैच करता है, किन से आपका स्ट्रीम्स वगैरह मैच करता है, किससे आप कॉपी कर सकते हैं स्ट्रैटेजी, उस पर लगे रहिए। अब बाकी जब स्ट्रैटेजी बन जाती है तो हमेशा उसको फॉलो करते रहिए। डेली आप पढ़िए, डेली 7-8 घंटा पढ़िए। मेन इसमें कंसिस्टेंसी हो जाता है, आप एक दिन भी छोड़ नहीं सकते हैं। अगर एक एक दिन का आप न्यूज़पेपर छोड़ देंगे तो वो कंपाइल होते जाएगा कि चलो अगले दिन 2 दिन का पढ़ना पड़ेगा, 3 दिन का पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम हमेशा एक एक दिन लेते रहिए। हाँ, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक भी चाहिए। जैसे मैं हमेशा मूवी देखते रहता था, मैंने अपने यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान एक भी क्रिकेट मैच नहीं छोड़ा, मैंने सारे क्रिकेट मैच देखे हैं। तो ब्रेक भी इम्पोर्टेंट होता है, ब्रेक नहीं तो मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर 4 साल लगते थे, 5 साल लगते, बहुत सारे अटेम्प्ट लग सकते हैं। तो आप इसमें लगे रहिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए, टेस्ट दीजिए और बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए। और हाँ, आपके फैमिली और दोस्तों का साथ बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। आज बहुत समय लिया आपका। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, बस ये कि क्योंकि ये जो सवाल है ये हमारा नहीं है, गार्जियन लोगों का सवाल है, कितने घंटे इंटरनेट चलाते थे, मोबाइल कितने देर यूज करते थे, फेसबुक चलाते थे या नहीं चलाते थे? इस पे क्या कहें? जी, मैं सोशल मीडिया का अगर बात करूं तो एक्टिव मैं कहीं नहीं था। फेसबुक इंस्टाग्राम मैंने डिलीट ही कर दिया था। मैं ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहता था, बट एज अ स्पेक्टेटर मैं हमेशा देखता था कि चल क्या रहा है, किसी में पार्टिसिपेट नहीं करता था, कोई भी डिबेट वगैरह में, या ट्वीट नहीं करता था। वो मुझे काफी हेल्प किया, क्योंकि ट्विटर पे मतलब रॉ इन्फॉर्मेशन आते हैं, ट्विटर पे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स आते हैं, तो वहाँ हेल्प होता था। हाँ, बट मैं एक्टिव नहीं था ट्विटर पे, बट थोड़े मोड़े यूट्यूब वगैरह हो जाते थे, या पढ़ाई के लिए इंटरनेट यूज हो जाता था। कितने घंटे पढ़ते थे पूरे 24 घंटे में? जी, कोई ऐसा फिक्स तो नहीं था, मेरा डेली का टारगेट होता था कि आज ये कंप्लीट करना है। और मान लीजिए वो 6 घंटे में कंप्लीट हो जाता था, तो मैं बाकी 1 घंटे मूवी देखता था या रिलैक्स करता था। या किसी दिन में 12 घंटे भी और एग्जाम का एक रात पहले मैंने 10 घंटे भी पढ़ लेता था। या कभी कभी मगर मैं एवरेज देखूं तो 8-9 घंटे हो ही जाते थे। 8-9 घंटे पढ़ते थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया है हमें। और ये हमारे साथ शुभम थे, इन्होंने तमाम बातें बताई है, इनकी जो स्ट्रेटेजी है आप बहुत हद तक उन्हें अपना सकते हैं। बाकी तमाम लोगों का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक स्ट्रेटेजी होती है, अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। आप उनसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो कुछ उन्होंने बताया है वाकई बहुत प्रेरणादायक है। और जिस तरह से इन्होंने एग्जामिनेशन दिए हैं, जिस तरह से इनका जो जर्नी रहा है,
ये बहुत ही कह सकते हैं खूबसूरत जर्नी है। और इस जर्नी में शामिल होने के लिए थोड़ा सा हिम्मत चाहिए, थोड़ी हिम्मत चाहिए, थोड़ी मोटिवेशन चाहिए और बहुत सारी मेहनतों की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं आप भी कामयाब होंगे और आगे जाकर के अफसर बनेंगे। और अपना अपने घर के साथ साथ जिस तरह से इन्होंने कह सकते हैं पूरे बिहार मिथिलांचल का नाम रोशन किया है, आप भी इस मौके का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी थैंक यू। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।